नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो राजनीति की शख्सियत हैं, उनका परिचय मैं यह कह के दूंगा कि राजनीति में रखते हैं विकास का दृष्टिकोण और प्रयासरत हैं बदलने में उत्तराखंड का सूरत हाल। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपका राजनीतिक कैरियर इतना लंबा रहा, विजय मिली, आप विधायक रहे और केदारनाथ बद्रीनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष रहे। आपके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? क्या जीवन में ऐसी तब्दीलियां आई जो आपने अपनी लाइफ का रुख पॉलिटिक्स की तरफ कर दिया, राजनीति की ओर कर दिया? मुझे लगता है कि जो आपने ये प्रश्न किया कि राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ, मैं समझता हूँ कि ये परमेश्वर को मंजूर था कि इस लाइन में आना है। मैं बहुत सुदूर मुंबई में बहुत ही सेटल्ड था, लेकिन वहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से बचपन से ही हम लोग कांग्रेस की तरफ थे, और जब वोटर भी नहीं थे तब भी हमें लगता था कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो वहाँ शिवसेना वालों से खटपट थी। वो कहते थे कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर के हो। तो मन में एक विचार होता था कि भाई हम कहाँ के हैं, हमारा कहाँ है। तो हमने ये सोचा कि जहाँ हमारा है हम वहाँ जाएंगे और वहाँ अपना स्थान बनाएंगे। पर राजनीति में स्थान बनाएंगे ऐसा मकसद नहीं था। समाज में स्थान बनाएंगे, अच्छे काम करेंगे, समाज को आगे ले जाने की सोच पहले बचपन से थी। किसी का अच्छा ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरा कभी किसी का नहीं करेंगे, ये सोच बचपन से थी। तो वो चीज़ यहाँ लाई, और धन्यवाद है हमारे क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस तरह हम राजनीति में आए। जहाँ तक इलेक्शन वाली राजनीति की बात आप कर रहे हैं, तो उस समय हमारे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे सतपाल महाराज जी। एक आध मुलाकातों में 2001 में एक आध मुलाकातों में उनको लगा कि इसके अंदर कुछ काबिलियत उन्होंने देखी होगी मेरे अंदर, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम टिकट दिलाएंगे आपको। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो निश्चित रूप में ये पूरा श्रेय उनको जाता है कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और मेरे लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट घर पर आया। मैं कहीं दिल्ली, देहरादून कहीं मैं गया नहीं, मेरे लिए टिकट घर पे आया, और परिणाम ये था कि मैंने उस समय जीत दर्ज की, और तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। पर आप सर राजनीति में मतलब इतनी आप दिग्गज राजनेताओं में उत्तराखंड के आ गए, तो ऐसी आपकी मतलब कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको पॉलिटिक्स के अंदर खींचा? कोई ऐसी घटना आपको याद हो जो एकदम इंस्टेंट चेंज हो गया हो? क्योंकि आप तो सोशल सर्विस में लगे हुए थे, अपने क्षेत्र में एक कॉलेज बनाने में लगे हुए थे, आपने विचार भी नहीं किया था कि कभी एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। तो एक कोई ऐसी घटना आपको याद है जो एकदम हुई और सडनली आपको राजनीति में ब्रेक मिल गया? पहली बात तो जो आपने मेरे लिए जो शब्दों का प्रयोग किया कि मैं दिग्गज राजनेता हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश में मेरे समान कई कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें दिग्गजता जैसा मुझे कोई अपने में अनुभव नहीं होता है। दूसरी बात कि ऐसी कोई घटना, ऐसी तमाम घटनाएं हुई। 91 के बाद प्रदेश में मेरी उम्र उस समय निश्चित रूप में कम थी, लेकिन अवेयरनेस काफ़ी थी जो मैं समझता हूँ। तो पार्टी का बुरा हाल देखते हुए मुझे दुख होता था। देश में भी अगर कहीं पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है तो हमें दुख होता है, आज भी दुख होता है। तो उस समय भी बहुत दुख हुआ करता था, और हमेशा ये प्रयास रहता था कि कैसे पार्टी को ऊपर लाया जाए। घटना की जहाँ तक बात है, सन 99 का लोकसभा इलेक्शन था। उस समय हम उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करते थे, और हमारे उस समय के उस क्षेत्र के विधायक और उस समय मंत्री भी थे। वो एक प्रचार कार्यक्रम में हमारे बाज़ार में, गांव के बाज़ार में, पैठानी में आए थे, और एक हमारे नेताओं के लिए कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दी थी कि मैंने उस जगह पे ही विद्रोह कर दिया। मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, उनके उस स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं किया। लोगों ने तालियां बजाई थी, और मैंने उन लोगों को भी कोसा था कि ऐसी बात अगर जो हमारे नेताओं के लिए कही जा रही है, वही बात अगर आपके लिए कही जाए तो कैसा लगेगा। तो लोगों को लगा कि निश्चित रूप में कोई एक व्यक्ति हमारे बीच ऐसा है कि जो बुराई को स्वीकार नहीं कर सकता, झूठे क्रिटिसिज्म को स्वीकार नहीं कर सकता, फजूल की बातें स्वीकार नहीं कर सकता, और सबके हित की बात सोचता है। ऐसा एक आदमी हमारे बीच है। तो लोगों ने उस दिन से मेरे में एक आगे भविष्य में राजनीति में आने वाला नेतृत्व के रूप में देखना शुरू किया, और धीरे धीरे मुझे कहने लगे लोग कि क्यों नहीं आप चुनाव लड़ते हैं। ये 1999 से शुरू हुआ, क्यों नहीं आप चुनाव लड़ते हैं। मैं कहता था नहीं, मेरा कोई जान न पहचान,
कौन मुझे टिकट देगा। और दूसरी बात है कि मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं कार्यकर्ता का काम कर रहा हूँ, अगर मैं पोस्टर चिपकाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं उस काम को भी बड़ा काम समझता हूँ। तो मैं यही करूँगा, कोई बात नहीं, अगर कभी मौका आएगा जीवन में तो हम लड़ेंगे। पर उस समय तत्काल 1-2 साल बाद, 2-3 साल बाद मैं चुनाव लड़ जाऊँगा और विधायक बन जाऊँगा, मैंने ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था। शायद ये परमेश्वर को मंजूर था। तो सर आपने मतलब पोस्टर तक चिपकाए राजनीति में कांग्रेस के, और एक बूथ लेवल के, ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता के तौर पे आपने काम किया, और आज आप प्रदेश उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। तो आपकी अभी कांग्रेस को ऐसा क्या सजेशन है, 2022 के चुनाव निकट हैं, आपको क्या लगता है कि इन फ्रेम कांग्रेस ऐसी क्या तब्दीलियां करे अपने प्रचार में या अपने कार्यप्रणाली में, जिससे हमें 2022 में प्रदेश में यहाँ विजय मिल सके? देखिए, हमारे पास राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी संपत्ति है कि देश में पिछले 70 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ और जब उसमें करीब करीब 60 साल, निश्चित रूप में 60 साल से थोड़ा ऊपर ही हमारी सरकारें रही केंद्र में। हमारे पास वो बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी कि हम उस समय के किए हुए कामों को लोगों के सामने ईमानदारी से ले जाएं। मैं एक बात को बहुत अंडरलाइन करके कर रहा हूँ कि सच्चाई के साथ बोली गई बातें मंत्रों के समान असर करती हैं। हम सच्चाई और अंतरात्मा की आवाज़ पे जिन बातों को कहेंगे, लोग उन बातों को, लोगों पर मंत्रों के समान असर होगा। आज देश में एक्ट बना है, खेती का एक्ट, कृषि का एक्ट, किसान एक्ट बना है। क्या है वो एक्ट? वो एक्ट ये है कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, हम जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाए एक्ट के रूप में। वो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम क्या था? जमींदारी विनाश अधिनियम क्या था? वो ये था कि आपको पता होगा कि आज़ादी के समय इस देश की अधिकांश कृषि भूमि पर बड़े बड़े जमींदारों का बोलबाला था, उनका कब्जा था, उनके पास थी वो ज़मीनें। हमारी सरकारें, अतीत की हमारी सरकारों ने सामाजिक न्याय को देखते हुए उन मजदूरों को, जो कि उन जमींदारों की ज़मीन पर सिर्फ खेती का काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको ज़मीन का हक दिया। हमने ये निश्चित किया कि एक कृषक के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कितनी ज़मीन का अधिक से अधिक कितना एरिया उसके पास हो, और बाकी जो लोग जिनको ज़मीन का हक नहीं था, उनको क्या ज़मीन का हक नहीं होना चाहिए? तो हमने उनको भी ज़मीन का हक दिया। हमने ऐसे एक्ट बनाए। उसके ठीक विपरीत आज की सरकारें ऐसे एक्ट ला रही हैं कि जो अंततोगत्वा कृषि फार्मिंग के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से लोगों की ज़मीन, कृषकों की ज़मीन को कब्जा करेंगी बड़ी कंपनियां, और जो पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएंगी। उन पर ज़मीनों पर उनका अधिकार हो जाएगा। फिर जो किसान जो पहले मजदूरी करता था, फिर वो मजदूरी उनकी खेतों में करने के लिए विवश हो जाएगा। तो ये फ़र्क है। इस फ़र्क को हम जनता को बताएंगे, और निश्चित रूप में मैंने कहा ना कि सच्चाई के साथ की हुई बातें, सच्चाई के साथ किए हुए वादे मंत्रों के समान असर करते हैं, और इस प्रदेश की जनता पर वो मंत्रों के समान असर करेंगे, और उसी मंत्र के आधार पर हम 2022 में सत्ता में वापस आएंगे। मेरा ऐसा वादा है। हम सत्ता में अपने लिए वापस नहीं आएंगे, हमें सत्ता में उन दुखी लोगों के लिए वापस आना है जो उन दुखों को दूर करने के लिए कांग्रेस को आस के रूप में देखते हैं। उनके लिए हमें वापस आना है, हमें अपने लिए वापस नहीं आना है। हमारा जीवन के जितने भी वर्ष अब बाकी हैं, अच्छा मान मिला, सम्मान मिला, जिनसे हमें मान और सम्मान मिला, उनकी हमसे ये उम्मीद है कि ये लोग हमारे लिए, हमारे दुखों को दूर करने का काम करें, और हम ईमानदारी से उनके दुखों को दूर करने का काम करेंगे। आपने एक बात कही, बहुत खूबसूरत बात लगी, कि जो सच्ची बातें हैं वो मंत्रों के समान असरदार होती हैं। लेकिन जो यहाँ उत्तराखंड प्रदेश है, इसकी जो दो मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो है रोजगार, और रोजगार ना प्राप्त करने से पलायन। आप तो बॉम्बे जैसी जगह पे रहे, मुंबई रहे, और आपने वो भी जीवन देखा और सब बड़े जीवन के पहलुओं को छुआ। आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे रोजगार की समस्या से उत्तराखंड को निजात मिले और पलायन रुक सके? मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, और मैं किसी विषय विशेष विषय का ज्ञाता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीवन के जितने भी वर्ष मेरी ज़िंदगी है, 54 वर्ष के आसपास मेरी ज़िंदगी है, मैंने प्रत्येक वर्ष में दशकों वर्ष का जीवन जिया है। इसलिए अनुभव का बहुत खजाना है मेरे पास। मेरा ये पक्का मानना है, दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार ये कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी प्रकार मेरा ये मिथ है, मेरा ये मानना है, मेरा ये लॉजिक है, नियम है कि रोजगार की जहाँ तक बात है, उत्पादकता ही रोजगार की जननी है। हमें रोजगार देना है लोगों को, हमें रोजगार देना है। तो कहाँ से आएगा रोजगार? कोई हवा में तो आएगा नहीं, आसमान से टपकेगा नहीं।
रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। रोजगार के अवसर कहाँ से पैदा होंगे? निश्चित रूप में कोई दूसरा फील्ड नहीं है, दुनिया का कोई अर्थशास्त्री मुझे ये नहीं समझा सकता कि उत्पादकता के अलावा भी कहीं से रोजगार आता है। प्राइमरी स्टेज पे उत्पादकता से ही रोजगार आता है और सेकेंडरी स्टेज पे उत्पादकता के बाद सर्विस सेक्टर से रोजगार आता है। उदाहरण के लिए कि अगर कोई मिठाई बना रहा है तो मिठाई बनाने वाला काजू पीसेगा, काजू पीस के उसमें शक्कर मिलाएगा, जो भी मसाले उसमें पड़ते होंगे वो मसाले मिलाएगा, लेकिन उसमें उसका श्रम है, उसको रोजगार मिला हुआ है। काजू पैदा करने वाले कृषक को उससे रोजगार मिलेगा, काजू ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टर को उससे रोजगार मिलेगा, काजू पीस कर मसाले पीस कर उसको मिठाई बनाने वाले कारीगर को उसमें रोजगार मिलेगा, उसके मालिक को उसको बेचकर रोजगार मिलेगा, उसके बॉक्स को पैकिंग करके उस बॉक्स बनाने वाले को रोजगार मिलेगा, उस बॉक्स बनाने के लिए जो प्रिंटिंग करनी पड़ती है उसको रोजगार मिलेगा। इन सबको रोजगार मिलेगा। जब उनको रोजगार मिलेगा, पैसा कमाएंगे, तो निश्चित रूप में काजू बनाने वाला अगर काजू बनाते बनाते मिठाई बनाते बनाते थक गया तो वो चाय पिएगा, उसको चाय बनाने वाला एक चाहिए तो वो चाय बनाने वाले को रोजगार मिला। उसके बच्चे पढ़ेंगे, वो अच्छा पैसा कमा रहा है तो अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाएगा, टीचर को रोजगार मिलेगा, किसी चपरासी को रोजगार मिलेगा, सर्विस सेक्टर डेवलप होगा। कभी वो फ़ोन, अगर वो फ़ोन में चार्ज कराएगा, पैसे हैं जेब में, फ़ोन में चार्ज कराएगा तो टेलीकॉम सेक्टर को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार उत्पादकता प्राइमरी जो शर्त है, प्राइमरी शर्त उत्पादकता है। मेरा ये मानना है कि हमारे प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। इन प्राकृतिक संसाधनों का, इन जैविक संसाधनों का, जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारे स्टेट में है, मतलब हमारे पास 500 मीटर की हाइट के इलाके भी हैं और हमारे पास 8000 फुट के इलाके भी हैं। तो कुल मिला के ये जो डाइवर्सिटी है इसका उपयोग करके हमें उत्पादकता को बढ़ाना है और इसमें हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर छुपे हुए हैं। इनको हमें ऊपर लाना है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 10 साल हमारी सरकार रही, हमने क्या किया? ये प्रश्न निश्चित रूप में उठता है और खास करके जनता के मनस में ये प्रश्न है कि भाई 10 साल आप थे, तो निश्चित रूप में हम 10 साल थे, लेकिन उस 10 साल में हमने आधारभूत ढांचे को खड़ा करने का काम किया। आज जो गांव-गांव तक सड़क है, गांव-गांव तक बिजली है, गांव-गांव तक पानी की लाइनें हैं, वो 10 साल में हमने किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले कार्यकाल में जब हमारा कांग्रेस पार्टी का शासन, हमारी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, तो उस समय के जो हमने सड़कों के सैंक्शन किए थे वो आज तक ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। नए की तो बात ही छोड़िए, वर्तमान सरकार उसी को पूरा नहीं कर पाई है। तो आधारभूत सुविधाओं का विकास जितना होना चाहिए था, जो आवश्यक था, उसके बिना आप उत्पादकता को भी नहीं बढ़ा सकते, वो भी आवश्यक है, लेकिन वो हो चुका। अब हमें एक ध्यान देना है, जिन लोगों के मन में ये शंका है कि आज तक क्यों नहीं किया, उनके लिए है जवाब कि आज तक इसलिए हम नहीं कर पाए कि हमें आधारभूत सुविधाओं का विकास करना था, वो हो चुका। अब हमारा एक संकल्प है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को काम देंगे, और वो काम कैसा? इज्जत का काम, जो इज्जत से लोग जिंदगी जी सकें, अपने घर में अपने परिवार को भी संभाल सकें और अपने घर में रहते हुए 8 घंटे 10 घंटे का काम कर सकें और उनकी आजीविका को चलाने के लिए जो सफिशिएंट हो, जो पर्याप्त हो, इस प्रकार की उनको मेहनताना मिल सके। हम इस प्रकार के रोजगार को, उसको मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार, अगर भविष्य में मुझे मौका मिला इस रूप में कि इस प्रदेश की नीति को निर्धारित करना है, तो निश्चित रूप में मैं ये काम करूँगा कि हम सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार प्रत्येक घर में 10 से 15 हज़ार रुपये का जनरेशन हो सके, हम ऐसी व्यवस्था करें। पर आपने ये बात कही कि भाई प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, वही रोजगार की जननी है, और आपने कहा कि हमने ज़मीन पे रोड मैप भी एक तैयार कर लिया, बेसिक सड़कें और ये सब बना के इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रोड मैप तैयार कर लिया। तो अगर क्या 2022 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो आप लोग हर विधानसभा क्षेत्र में 2-4 फैक्ट्रियां प्रारंभ करेंगे? हर विधानसभा क्षेत्र में 70 के 70 में से? बिल्कुल। मेरा ये, मैंने तो देखिए ऐसा है कि प्लान बनाने में तो पैसे नहीं लगते ना, तो मैं खाली समय में प्लान बनाते रहता हूँ। और एक बात बता दूँ, विचारों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में जितने क्रिएशन आप देख रहे हैं आज, भौतिक रूप में जितने क्रिएशन देख रहे हैं, उनकी पहली आवश्यकता विचार थी। जब किसी का विचार बना तो उसके बाद वो विचार यथार्थ में धरातल पर आया। तो प्लान बनाने में तो पैसा नहीं लगता, मैं बनाते रहता हूँ प्लान। मेरे मानस में, मेरे मस्तिष्क में
पहाड़ की 35 विधानसभाओं के लिए अलग 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 प्लान फिट हैं कि 35 पहाड़ की विधानसभाओं में क्या क्या करना है। अगर 35 पहाड़ की विधानसभाओं से हम पलायन रोक सके तो जो भार आज पहाड़ की विधानसभाओं का, जो भार आज प्लेन्स की विधानसभाओं का क्षेत्र महसूस कर रहा है, वो भार अपने आप कम हो जाएगा। और जो भार जब यहाँ अपने आप कम हो जाएगा तो यहाँ भी सबको रोजगार हो जाएगा। वहाँ भी अगर वहाँ से पलायन कम हो गया तो यहाँ सबको रोजगार है। ऑलरेडी यहाँ पर ऐसी संभावनाएं पहले से हैं। तो मेरे दिमाग में, मैंने कहा ना आपको कि प्लान बनाने में पैसा तो लगता नहीं। तो आपने ऐसा प्रपोजल हमारे प्रीतम सिंह जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं, आपने कुछ ऐसा डिस्कस किया कि ऐसा कोई प्रपोजल हो जो आप कार्यान्वित करें 2022 में? हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी इस बात से पूरी तरह चिंतित रहते हैं कि भाई अगर हम सरकार में आए तो हमें डिलीवरी देनी है। वो भी चिंतित रहते हैं और वक्त वक्त पे अगर हमारी जब बात होते रहती है तो बिल्कुल वो बात से सहमत हैं। देखिए, एक आदमी अपने में परिपूर्ण नहीं होता। गणेश गोदियाल सब कुछ चीज़ का ज्ञाता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ का मैं होऊंगा, किस चीज़ का कोई दूसरा होगा। तो इससे आपस में ज्ञान बांटकर अगर हम एक दूसरे की मदद कर सके तो अच्छी बात है। तो उनके पास भी आइडिया हैं, बहुत अच्छे आइडिया प्रीतम सिंह जी के पास हैं। कुछ हमसे लेंगे, कुछ औरों से लेंगे, मेरे जैसे उनके पास कई लोग हैं, सबसे लेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाली सरकार, जब भी हमारी सरकार बनी, 1-1.5 साल का समय बाकी है, 1.5 साल का, हम एक ही फोकस होगा कि उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त करना है। हमारे प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी के दंश से हमें छुटकारा दिलाना है। यही हमारा मकसद होगा। आपसे मैं पार्टी के विषय पे भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि भाई हमने लैंडमार्क तैयार किया और अब कांग्रेस अपने काम में लगी रही, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि 11-12 विधायक आप लोगों को छोड़ के चले गए, पाला बदल के चले गए, किस में किस कारणवश। तो और अभी भी आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी है। तो आपके पास ऐसी कोई संजीवनी बूटी है, कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे 2022 में सब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस फॉर्मूले पे काम करें और विजयश्री को प्राप्त करें? देखिए, ऐसा है कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं ये निर्णय करूँ कि जो लोग गए हैं उनको वापस आना है, नहीं आना है। वो लोग स्वयं बड़े नेता हैं जो गए हैं, और ये उनको और हमारे हाईकमान को डिसाइड करना है कि इसमें क्या होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो भी जुड़े हैं, चाहे हम कांग्रेस में जुड़े हैं, कोई बीजेपी में जुड़ा है, कोई बसपा में जुड़ा है, कोई और अन्य पार्टियों में जुड़ा है, जो भी हम जुड़े हैं वो दो कारणों से जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो निजी स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विचारधारा के कारण जुड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, हमें भी पैसे का ऑफर था उस समय। मैंने तो पहली बार 18 तारीख मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की विधानसभा में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि कल रात को इस तरह के लोग आए थे पैसे के साथ कि भाई आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ और कहाँ सरकार तोड़िए। लेकिन हम विचारधारा से जुड़े थे। हम उन विचारों से नहीं जुड़ सकते हैं जो संकीर्ण हो। भारतीय जनता पार्टी के विचार मुझे संकीर्ण लगते हैं, इसलिए हम नहीं जुड़ सकते हैं। देखिए, लोग कोई खराब नहीं होता और कोई अच्छा नहीं होता। कौन सी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि जो खराब खराब दूसरी पार्टी में भेज दे और अच्छे अच्छे अपने साथ ले ले? हम सब एक समाज के लोग हैं। जो आपकी आवश्यकता है वो मेरी भी आवश्यकता है, जो मेरी आवश्यकता है वो बड़े नेता की भी आवश्यकता होगी। हर एक चीज़ की आवश्यकता, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी आवश्यकताएं इंसान की होती हैं वो सभी की समान है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा कैसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा कि वो अच्छे अच्छे अपने साथ ले गए हैं? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे साथ अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग तुम्हारे साथ कैसे हैं? आजकल तो एक चलन चल पड़ा है कि जितनी गंदगी है उसको ले लो और मान लो कि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो गया है तो गंगा जल छिड़क दिया गया है उस पर, वो भी पवित्र हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि विचारधारा हमें बांधी हुई है, हमको विचारधारा ने बांधा हुआ है। हम इसलिए नहीं जा सकते हैं कि हमें विचारधारा ने बांधा है कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी मूलभूत अवधारणा है हमारे धर्म की, वो कांग्रेस में निहित है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने फलाने धर्म वालों को मदद कर दी, फलानी जात वाले को मदद कर दी। अगर कांग्रेस ने किसी धर्म और जाति वालों को मदद की है तो उनके जाति और धर्म के लिए नहीं की है, इसलिए की है कि वो गरीब तबके के थे, कमज़ोर तबके के थे, और उस कमज़ोर तबके को उठाना किसी भी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने इसलिए उन लोगों को मदद की है कि वो कमज़ोर थे, और उस शरीर को तब तक आप स्वस्थ शरीर नहीं कह सकते जिसका एक पार्ट लकवाग्रस्त हो, जिसका एक पार्ट कमज़ोर हो। अगर मेरे शरीर का कोई पार्ट कमज़ोर हो जाए तो हम स्वस्थ शरीर नहीं कह सकते इसको। इसलिए भारत को अगर एक स्वस्थ शरीर का देश बनाना था तो कमज़ोर तबकों को उठाना आवश्यक था, और हमें गर्व है कि हमने कमज़ोर तबकों को उठाया। राजनीतिक स्वार्थ के चलते हमारे विरोधियों ने हम पर ये आरोप लगाए कि ये फलाने धर्म वालों को पक्षपात करते हैं, ये फलानी जाति वालों को पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था।
उनको संभालने का, उनको उठाने के लिए इसलिए मदद की गई कि वो कमज़ोर थे, और उनको कमज़ोर रहते हुए ये देश मजबूत नहीं हो सकता था। ये सच्चाई है और इसको पहले लोग जानते होंगे, आज के भी लोग जानते हैं, इसलिए हमने उनको मदद की। ये ठीक है, आरोप लगना राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए लोग आरोप लगाते हैं, और आज आरोप लगाते 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 जो लोग सत्ता में आज केंद्र में बैठे हैं, आरोप लगा के बैठे हैं, तो ये उनकी सफलता है, उनको मुबारक हो वो सफलता। सर, आपका आप केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर के समिति के अध्यक्ष रहे, तो आप जानते हो कि टूरिज्म का बहुत बड़ा यहाँ उत्तराखंड में जो कारण है वो तीर्थाटन है। आपके पास कोई ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिससे आपको लगता हो कि ये तीर्थाटन पर्यटन उत्तराखंड में ज़्यादा फले फूले? आपके पास ऐसे क्या सुझाव हैं? ऐसा है, बिल्कुल हैं। अ, लेकिन हमारी भाषा में एक कहावत है गढ़वाली में, और वो शायद आप न समझें तो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, पर बोल ये हैं उस कहावत के कि सतुरा गिन सास मुँह और सपड़ा की रेगिन बुआरी मुँह। इसका अर्थ ये है, सत्तू समझते हो आप, खाने की चीज़ होती है सत्तू, गांव के माहौल में तो सत्तू पहले बहुत खाया करते थे। तो उसके अर्थ ये है कि सत्तू सास के पास है, पर खाने की स्टाइल बहू के पास रह गई। अब सास जो है सत्तू तो दे नहीं रही बहू को, अब वो खाली हाथ से स्टाइल दिखाए सत्तू खाने के, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो आज स्थिति वही है, हमारे पास बिल्कुल आइडियाज़ हैं, लेकिन सत्तू तो केंद्र सरकार के पास है। कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जीएसटी के आधार पर जो हमें मिलने वाला राजस्व था इस प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार होते हुए आज भी 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया जो हमको मिलना चाहिए था केंद्र से नहीं मिला। क्या करेंगे? बिना पैसे के क्या हो सकता है? हम आइडिया दे सकते हैं, लेकिन पैसा जो हमारा हक है वो तो केंद्र को ही देना पड़ेगा ना। क्यों रोका हुआ है? क्यों नहीं दे रहे हैं? कह रहे हैं कि साहब लोन ले लो। अरे भाई कहाँ, क्यों लोन ले लो? हमारा हक है ना। जब आपने जीएसटी अप्रूव किया था तो इस शर्त के साथ किया था कि इतने सालों तक जो भी घाटा होगा हम उसको पूरा करेंगे। करिए ना आप उसको पूरा, घाटा मत दीजिए, जो हमारा नफा है वो तो दे दीजिए, लेकिन वो भी रोका हुआ है। क्यों नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान का आदमी, आज तो खैर कोरोना का पीरियड चल रहा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक साल पहले तक ये सिनेरियो था कि हमारे हिंदुस्तान का आदमी, भारत का आदमी, जो ठीक ठाक खाने पीने वाले समाज के लोग हैं, ठीक ठाक आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आना उतना पसंद नहीं करते हैं जितना पसंद स्विट्जरलैंड करते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्या जो स्विट्जरलैंड में उपलब्ध भौतिक 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 क्रिएशन है, जो सरकारों ने बनाया है, क्या हम नहीं बना सकते हैं? हमारे पास उससे अच्छी लोकेशन है, हमारे पास उससे उससे अच्छी आबो हवा है, लेकिन हमने नहीं बनाया। भौतिक डेवलपमेंट हम वो नहीं कर पाए, तो उसको करने की आवश्यकता है। उसको करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे का ये हाल है कि जो हमारा हक है वो भी मारा जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और 2014 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, स्टेट में हमारी सरकार थी। 2013 में आपदा के बाद केदारनाथ आपदा के लिए 6,000 कुछ 100 करोड़ रुपए, 6,500 मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर 6,500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया। जब तक केंद्र में हमारी सरकार रही, 1 साल 1.5 साल, 13 के बाद 1-1.5 साल, तब तक 2-2.5 करोड़ रुपए तो मिला। उसके बाद जैसे ही नई सरकार आई उन्होंने उसको रोक दिया। तो अगर सरकारें राजनीतिक द्वेष के चलते काम करेंगी, राजनीतिक दुर्भावना के चलते काम करेंगी, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट रुकेगा। 1.5 साल उसको रोका, उसके बाद जब यहाँ सरकार बनी इनकी, तब उसको दोबारा पुराने पत्थरों को हटाकर, पुराने नेताओं के नामों को मिटाकर नए नेताओं के नाम लगे कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। तो वो 1.5 साल का पीरियड तो लॉस हुआ। तो ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का नुकसान है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदेश का नुकसान है। ऐसा कोई भी नेता करे वो क्षम्य नहीं होना चाहिए। और पब्लिक से भी एक मेरा अपेक्षा रहती है मेरी कि भाई जागरूक रहें, आदमी के एक्ट को देखें कि इसकी क्या भावना हो सकती है, इसका क्या एक्ट हो सकता है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। पार्टी लोग, बतेरे लोग बोलते हैं, अजी साहब मेरे लिए बतेरे लोग बोलते हैं कि भाई आप तो अच्छे आदमी हो लेकिन आप पार्टी, अरे भाई पार्टी, सब पार्टियों में अच्छे लोग हैं, सब पार्टियों में खराब लोग हैं। आप इंसान को देखिए ना। पार्टी तो सिर्फ एक विचारधारा है। पार्टी बीजेपी मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है कि पहले से, अतीत से लेकर आज तक मैंने उनके नेताओं के अंदर संकीर्णता को कूट कूट के भरा हुआ दिखा, इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे,
जिनका लोकसभा का भाषण आज तक हम सुनते हैं। आखिरी जो जब उनकी सरकार गिरी, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। वो भाषण आपने भी सुना होगा, पूरे देशवासियों ने सुना। उन्होंने कहा सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन भारत की आत्मा को लोकतंत्र रहना चाहिए और भारत की आत्मा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आज क्या है, कांग्रेस के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि असहमति को भी स्थान देना। मैं अगर स्टार्ट से आपको तथ्यों के साथ गिनाऊं तो भारत के आज़ादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना, जवाहरलाल नेहरू जी का अंबेडकर साहब से कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद कानून मंत्री उनको बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे, वाकई वो विद्वान व्यक्ति थे, और एक विद्वान व्यक्ति को भारत का कानून मंत्री बनाया। मेरी आपसे असहमति हो सकती है, लेकिन अगर आप देश के लिए फायदेमंद हैं तो मुझे आपकी असहमति को भी स्थान देना है। उनको बनाया। आपको जानकारी होगी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र मैं आपको उपलब्ध करा दूं अभी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा कि कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को किस तरह फेल करना है। तो हम तो उनको विभीषण कहेंगे ना, कि भाई उस समय के विभीषण थे वो, जो अंग्रेजों को खदेड़ने में उनको आइडिया बता रहे थे कि कांग्रेस के इस प्रोग्राम को कैसे फेल करना है। लेकिन उसके बावजूद जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया कि भाई आप योग्य आदमी हैं, अगर आप देश के हित के लिए कश्मीर समस्या का हल कर सकते हैं तो करिए। पूरी छूट दी, असहमति को भी स्थान दिया। ये लोकतंत्र की ताकत भी है और खूबसूरती भी है। और आज राज्यसभा में बिल पास हो रहा है, बहुमत है विपक्ष का, और बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, ध्वनि मत से पास हो गया। किसने दी भाई वो ध्वनि? कौन पूछ रहा है आज? है कोई भारत में न्याय व्यवस्था है? मैं उस न्याय व्यवस्था को भी ललकारना चाहता हूं कि कैसे डिक्लेयर कर दिया गया कि ध्वनि मत से पास हो गया। कहां, किसने वो ध्वनि कर दी? किसने सुनी वो ध्वनि? ध्वनि तो विरोध की सुनाई दे रही थी, वहां पक्ष की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन अगर सब अंधे बन जाएंगे, सब गूंगे बन जाएंगे, सब बहरे बन जाएंगे, तो ये देश के लिए हितकर बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस क्या करेगी? जो ऐसी स्थिति बन रही है जिसके अंदर लोकतंत्र की बिल जो है ध्वनि मत से पास हो रहे हैं, ऑपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या जन आंदोलन करेगी? मैंने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम ईमानदारी से लोगों के पास जाएंगे, और जिस दिन हम ये एहसास लोगों को करा देंगे कि हम राजनीति में अपने वापसी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी बेहतरी चाहते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम देश की बेहतरी चाहते हैं, जिस दिन ये विश्वास हम लोगों को दिला देंगे, कांग्रेस वापस आ जाएगी। ये विश्वास हमें दिलाना होगा। हम शायद हम ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं लोगों को। जिस दिन हम ये विश्वास दिला देंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये तो 130 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या हो गई, इतने देशों का लोग है, इतनी हमारी जनसंख्या, इतने विचार हैं। तो इन विचारों में जिस दिन अधिकतम लोगों को हम ये विश्वास दिला देंगे कि हम अपनी बेहतरी के लिए नहीं, हम आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, उस दिन हम वापस आ जाएंगे। कांग्रेस के राजनीति के बाजार में खबर गर्म है कि आप आने वाले प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं या मुख्यमंत्री भी आने वाले हो सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या कहना है? ऐसा है, देखिए, मेरी ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो मेरे मन में चल रहा होता है, जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है, वही मेरी जिह्वा पे होता है। ये मेरी कमजोरी है राजनीति में। लेकिन ऐसा है, आपने कहा कि अध्यक्ष बनने वाले हैं पहली तो बात यह है कि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं प्रीतम सिंह जी, बहुत हम उनका आदर करते हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, और हम ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं कि जिससे वो जरा भी ऐसा लगे कि हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं। हम कोई ऐसे प्रयास में लीन नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे भी समझाने का काम करता हूँ जहाँ मैं ये देखता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा हो, मैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कि अभी 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे इस तरह की बातें की। मैंने कहा आपका, मैंने उन सज्जनों को कहा, आपका और मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ से चुनाव जीतें। भूल जाओ इस बात को। हम अगर चुनाव जीते, विधायक बने, तो सब बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं जीत पाए तो अध्यक्ष रह के भी क्या कर देंगे हम। तो पहली प्राथमिकता हमारी चुनाव जीतना है। हमारी प्राथमिकता, मेरी प्राथमिकता में कभी अध्यक्ष बनना रहा ही नहीं। लेकिन पार्टी अगर मुझे किसी काबिल समझेगी और मुझे कहा जाएगा कि भाई आपको ये निभाना है, तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। जब किशोर उपाध्याय जी अध्यक्ष बने, उस समय राहुल जी ने मुझे भी बुलाया था और इस संबंध में मेरे से भी बातचीत हुई। लेकिन किशोर उपाध्याय जी निश्चित रूप में मेरे से बेहतर थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया और हमने सहर्ष स्वीकार किया। कभी ऐसी नौबत आई, दोबारा मुझे पूछा गया, तो मैं अपनी बात कहूँगा।
ये अलग बात है कि मैं अपनी बात हो चाहे किसी की बात हो बिना लाग लपेट के कहता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपनी कमजोरी को पहले कहता हूँ कि भाई ये मेरी कमजोरी है, और इस कमजोरी के चलते मैं अगर असरदार होने की संभावना है तो ठीक है बनाइए मुझे, पर ये मेरी है कमजोरी, मैं बताता हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं। पर ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो और भी असरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करके अपनी बातों को सच्चाई के साथ जनता को समझाकर हम लोग दोबारा कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएंगे। मतलब मैं 22 में ये मान के चलूं कि पार्टी के राम प्रीतम सिंह जी रहेंगे और आप लक्ष्मण की भूमिका करेंगे। देखिए, मेरी भूमिका मैं खुद तय नहीं करता। मेरी भूमिका मैं तय कैसे करूं कि मैं लक्ष्मण रहूंगा कि क्या रहूंगा? मेरी भूमिका मैं नल नील ही रहे, मैं उसी में संतुष्ट रहता हूं। मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि जहां पर मैं कारगर साबित हो सकता हूं पार्टी मेरा उपयोग करे, ये उम्मीद जरूर रखता हूं। पर मैं ये भूमिका, बड़ी भूमिका में मैंने अपने को कभी नहीं देखा। आपको पता हो ना हो, पर सच्चाई है ये, लोग खुद मंत्री बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमने कमिटमेंट के आधार पर सरकार जब बच गई और दोबारा सरकार बनी हमारी, तो मैंने और लोगों को मंत्री बनाने के लिए बहुत प्रयास किए कि भाई इनको बनाया जाए। कौन करता दूसरों के लिए? हम सब एक साथ के विधायक हैं, बतेरे ऐसे लोग बने और उनकी रिकमेंडेशन हमने की कि जो कि पहली बार के विधायक थे, लेकिन हमें पार्टी के स्थायित्व के लिए, सरकार के स्थायित्व के लिए, पार्टी के साख को बचाए रखने के लिए कुर्बानियाँ देनी थी, और हमने उस कुर्बानी देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटे। हमने कुर्बानियाँ दी, हमें खुशी होती है। हमने उस पार्टी के लिए अगर थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, जिसके तमाम नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, देश की बेहतरी के लिए कुर्बानी दी, तो मुझे तो फ़ख्र होता है कि अगर उस पार्टी के लिए थोड़ा हम भी कुछ कर लें तो अच्छी बात है, मुझे फ़ख्र महसूस होता है। और ये तो मैंने भी आपके साथ मुलाकात करके बात फील की कि जो आप बोलते हो वही आप मतलब सोचते हो, कोई यहाँ से और यहाँ के प्रोसेस में कोई आपके अंतर नहीं है। तो आपका उत्तराखंड की जनता को 2022 के लिए क्या संदेश है कि उत्तराखंड की जनता 2022 में क्या विजन लेके चले, 2022 के चुनाव को कैसे ले? आपका क्या जन संदेश है उत्तराखंड की जनता को? मेरा यही सबके लिए संदेश है कि हम ईमानदारी से आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। हम ईमानदारी से यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करना चाहते हैं। आप हमें साथ दीजिए। आपने जिस प्रकार का बहुमत इन लोगों को दिया है, अगर इस प्रकार का बहुमत हमें मिला होता, काश हमें मिला होता, हमारे 3 साल 4 साल 5 साल सरकार को बचाने में ही, राजनीतिक स्थायित्व के लिए संघर्ष करने में ही जाया नहीं होते, तो हम रिजल्ट देते। हम जिस प्रकार का बहुमत मोदी जी को केंद्र में मिला है, उस प्रकार का बहुमत मनमोहन सिंह जी को मिला होता, काश, तो हम बहुत आगे होते। मनमोहन सिंह जी के समय में जो हमारे देश की जीडीपी 10 दहाई का आंकड़ा पार कर रही थी, वो आज यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो आज 15 के आसपास होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें ये दिन देखने थे, हमारे प्रारब्ध में रहा होगा, इस देश के प्रारब्ध में रहा होगा कि हमें -23% की जीडीपी भी देखनी है, तो वो हुआ। इसके लिए किसी का दोष नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ प्रदेश की जनता से कि आप विश्वास रखिए, और हम जज्बात के साथ राजनीति करते हैं, हम दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से नहीं। हमारी बेहतरी जो होनी थी हमारे कर्मों से हुई, हमारी मेहनत से हुई, हो गई। जो होना, हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान तय है। मैं आपको बता दूं, मैं 98 में बम्बई से छोड़ छाड़ के आया। मेरे पास उस समय जो कुछ था, आर्थिक रूप में जो कुछ मैं था, मेरी इच्छा भर गई थी, बस हो गया, नहीं चाहिए अब। अगर वही इच्छा होती कि पैसा कमाना है तो मैं वहीं पड़ा रहता, लेकिन मेरे को नहीं था ऐसा। बहुत जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, मेरे क्षेत्र को, उनको मेरे बारे में सब पता है। लेकिन सब कुछ हमें नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, सब मिल गया। क्या है अब? हम करना चाहते हैं, इस प्रदेश के लोगों के लिए करना चाहते हैं, और लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो जब भी अपने इष्ट और देवताओं को याद करें, हमारे लिए वो शक्ति मांगें कि हम उनकी बेहतरी के लिए जो करना चाहते हैं वो भगवान हमें अता करें, परमेश्वर हमें दें, ताकि हम वो ताकत उनकी बेहतरी के लिए लगा सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जैसे आप अपने हृदय से धारा प्रवाह बात निकलती है, जो भावनाएं प्रकट होती हैं, वो आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।